नमस्कार दोस्तों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पशुओं में प्रजनन से संबंधित। सबसे पहले हमने पढ़ा था पशुओं में प्रजनन प्रबंधन, फिर हमने टॉपिक पढ़ा था प्रजनन की पद्धतियां। अब है पशुओं में जननांगों की जानकारी। क्या है? पशुओं में जननांगों की जानकारी। तो इस टॉपिक में से पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे, लेकिन हाल ही में 2-3 साल हो गए हैं, अभी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने लगे हैं। और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है और सही होता है तो आप मेरे पर विश्वास कीजिए दोस्तों, यहाँ से जब क्वेश्चन सही होता है ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन हर किसी का सही नहीं होता है। तो ठीक है, अब हम ज्यादा बात न करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पशुओं में जननांगों की जानकारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या क्या होते हैं, देखो ज्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें यही पढ़ना है कि कौन सा अंग है, कौन सा जननांग अंग है वो नर का है और कौन सा मादा का है। सिर्फ हमें नाम ही पता होना चाहिए और थोड़ी बहुत जो विशेषता है मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी अन्यथा कुछ भी नहीं देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नर जनन तंत्र। क्या आता है भाई? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या क्या होते हैं? प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग और सहायक लैंगिक अंग, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग, नर जनन तंत्र में क्या भाई? प्राथमिक अंग। नर जनन तंत्र का अगर आपको पूछ ले कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है, क्वेश्चन क्या आएगा कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है, या क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग नहीं है या निम्न में से प्राथमिक अंग है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है? वो होता है वृषण। क्या होता है बच्चों? वृषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और इसी में ही एक हार्मोन का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र के वृषण में, नर जनन तंत्र के वृषण में, जिसे वृषण को क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और इस टेस्टिस में क्या होता है? एक हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टिस में एक हार्मोन का निर्माण होता है और हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है तो कौन सा हार्मोन है भी? नाम से याद रख लेना, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना? तो अब आपको ऑप्शन क्या देगा? निम्न में से नर का हार्मोन है, निम्न में से मादा का हार्मोन है। तो मादा के हार्मोन कौन से होते हैं? तो मादा के हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्ट्रोजन। ये होते हैं मादा के मुख्य हार्मोन। और नर का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। और वृषण को क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, फिर आता है द्वितीयक अंग कौन से हैं, सहायक लैंगिक अंग कौन से हैं। द्वितीयक अंग में क्या आता है? शिशन आता है, मूत्राशय आता है। ठीक है ना? फिर आता है वृषण या टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बनता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है या टेस्टिस में होता है। नाम से याद रखना, टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण, और टेस्टिस से याद रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीयक अंग। तो इसमें से क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से द्वितीयक अंग कौन सा है, निम्न में से द्वितीयक अंग कौन सा नहीं है। तो द्वितीयक अंग कौन से होते हैं? नर के। ठीक है ना? नर जनन तंत्र की बात करें हम, नर जनन तंत्र के द्वितीयक अंग कौन से होते हैं? कई बार ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का द्वितीयक अंग है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का द्वितीयक अंग है। तो हमें दोनों का पता होना चाहिए। तो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शिशन, ये सभी क्या है? ये है नर जनन तंत्र के द्वितीयक अंग है। फिर आते हैं सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग ये किसके हैं? नर जनन तंत्र के। हम किसकी बात कर रहे हैं? नर जनन तंत्र के सहायक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? एक नंबर आता है शुक्राशय। कौन सा भाई? शुक्राशय। शुक्राशय किसका है? सहायक लैंगिक अंग है नर जनन तंत्र का। लेकिन वही हम बात करें मूत्राशय, तो मूत्राशय क्या है? द्वितीयक अंग है। ठीक है ना? मूत्राशय ये है द्वितीयक अंग और शुक्राशय है सहायक लैंगिक अंग। याद कैसे रखेंगे? स से सहायक, स से शुक्राशय। पुरस्थ ग्रंथि, कंदमूलीपथ ग्रंथि, ये क्या है भाई? सहायक लैंगिक अंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि मादा जनन तंत्र, ये तो था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है, जिसे टेस्टिस बोलते हैं, और टेस्टिस से ही एक हार्मोन का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो नर का मुख्यतः हार्मोन होता है। फिर हमने पढ़ा द्वितीयक अंग और सहायक लैंगिक अंग। अब है मादा जनन तंत्र के कौन से जननांग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्राथमिक अंग, जैसे हमने पढ़ा कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो वो होता है वृषण। क्या होता है भाई, वृषण होता है। वही अगर हम बात करें कि मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो वो होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय होता है, जिसे ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओवेरी, ओवेरीज बोलते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग और सहायक लैंगिक अंग, ठीक है ना। तो प्राथमिक अंग कौन सा हो गया, अंडाशय। ये क्या प्राथमिक अंग है। डिम्ब ग्रंथियां ये द्वितीयक अंग होती है, ठीक है ना। द्वितीयक अंग डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी क्या है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिम्ब वाहिनी है वो क्या भी मादा जनन तंत्र का अंग है। कौन सा है, द्वितीयक अंग है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं भी, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। फिर आता है गर्भाशय, और गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। और गर्भाशय में ही किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भ्रूण का निर्माण होता है अंडाशय में या गर्भाशय में, तो अंडाशय नहीं करना है, किस में होता है, गर्भाशय में निर्माण होता है, और गर्भाशय को क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। फिर होती है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। गर्भाशय ग्रीवा को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। फिर आता है योनि, योनि को क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। और भग, जो सबसे अंतिम में खुलता है, ठीक है ना। तो मादा जननतंत्र में दो होते हैं अंडाशय, एक ये रहा और एक ये, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है वो क्या होती है भी, सर्विक्स होती है, और सर्विक्स को क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर, ठीक है ना, ये होती है सर्विक्स, सॉरी यहाँ पर होती है सर्विक्स, ठीक है ना। और लास्ट में होती है वेजाइना, यहाँ पर होती है वेजाइना, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन एक आपको ये भी बताया था कि अगर आपको पूछ ले कि वीर्य का सेंचन, अगर आपको पूछ ले कि वीर्य का सेंचन होता है वो कहां पर करना चाहिए जिससे गर्भाधारण की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको पूछ ले कि वीर्य का सेंचन कहां करने पर गर्भाधारण की जो दर है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन आएगा वेजाइना, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय। तो आपको करना है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा में जो वीर्य होता है उसका सेंचन करने से गर्भाधारण की जो दर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवेरीज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ओवेरीज बोलते हैं, ठीक है। जननांग का मुख्य अंग है, जननांग का मुख्य अंग कौन सा है, अंडाशय होता है या ओवेरी होती है। संख्या पूछ ले अंडाशय की कितनी होती है भी, दो होती है। कितनी होती है, दो होती है। अंडे या डिंब का निर्माण, अंडे या डिंब का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। इसमें अंडाशय में ही मादा के दो हार्मोन का निर्माण होता है, और उन दो हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है निम्न में से मादा के हार्मोन कौन से है, निम्न में से नर के हार्मोन कौन से है। तो नर का हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, और मादा का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फिर आपको पूछ ले कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, ये गर्भाधारण को, ठीक है ना, ये क्या करता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है, ठीक है ना। ये क्या करता है भाई, गर्भावस्था को बनाए रखता है, इसका काम होता है गर्भावस्था को बनाए रखना। वहीं एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, हीट में, जब पशु हीट में आता है तब सक्रिय होता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मादा पशु के हीट में, ताव में या पाला में आने पर कौन सा हार्मोन सर्वाधिक सक्रिय होता है, कौन सा होता है बच्चों, एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। फिर है परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया को डिंबाणु क्षरण कहते हैं, ठीक है ना। परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिंबाणु क्षरण कहते हैं। और ये किस में होता है, ये होता है ओवेरी में। किस में होता है, ओवेरी में, ठीक है ना। लास्ट फिर सेकंड है डिंब वाहिनी। क्या भी, डिंब वाहिनी, इसी को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसको ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अंडाशय व गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य कौन करता है, क्वेश्चन ये पूछेगा, डिंब वाहिनी। कौन करता है, डिंब वाहिनी।
कि अंडाशय और गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य कौन करता है? तो डिंब वाहिनियां करती है या ओविडक्ट करती है, फैलोपियन ट्यूब करती है, ठीक है ना। पशु में अंडे व शुक्राणु का निषेचन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पशु में अंडे व शुक्राणु का निषेचन कहां पर होता है? पुटन नलिका में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर होता है? दो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं कि पशु में अंडे व शुक्राणु का निषेचन कहां होता है? पुटन नलिका में होता है, या इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय या यूट्रस, गर्भाशय या यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां खुलती है, ठीक है ना। गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है, इनके द्वारा भ्रूण के आरंभिक पोषण काल के लिए एक द्रव निकलता है जिसे गर्भाशय दूध कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय दूध कहते हैं, जो भ्रूण का प्रारंभिक भोजन होता है। भ्रूण का प्रारंभिक भोजन क्या होता है? गर्भाशय दूध होता है, ठीक है ना। गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है, इनके द्वारा भ्रूण के आरंभिक पोषण काल के लिए एक द्रव निकलता है जिसे गर्भाशय दूध कहते हैं। जो गर्भाशय दूध वो क्या होता है? भ्रूण का आरंभिक पोषण होता है, ठीक है। भ्रूण का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय या इसे बोलते हैं इंग्लिश में यूट्रस में होता है, अंडाशय में नहीं होता। याद रखना, भ्रूण का विकास अंडाशय में नहीं होता है, गर्भाशय में होता है। फिर होती है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय के सबसे निचले वाला भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, या इसे इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय तथा योनि के मध्य में रहता है, ठीक है ना। गर्भाशय तथा योनि के मध्य में रहता है। ये देखो यहाँ पर है ना, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा और वेजाइना योनि के बीच में क्या पाई जाती है? सर्विक्स, या इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या? गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच होती है, और व्यास कितना होता है? 1 इंच होता है। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। अब पूछ ले कि शुक्राणु गर्भाशय में किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा पहुंचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि गर्भाशय ग्रीवा में वीर्य का सेंचन से गर्भाधारण की दर बढ़ जाती है। कहां पर वीर्य का सेंचन करने से गर्भाधारण की दर बढ़ जाती है? तो वो क्या होती है? गर्भाशय ग्रीवा, जिसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। फिर होती है योनि। योनि को क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। नलिकाकार एक अंग होता है जो गर्भाशय को भग से जोड़ती है। तो गर्भाशय को भग से जोड़ने का कार्य कौन करती है? योनि करती है। ये क्या है? संभोग का अंग है। अगर आपको पूछ ले कि संभोग का अंग कौन सा है, तो वो तो होती है योनि या वेजाइना। अगर आपको पूछ ले वीर्य का सेंचन कहाँ करना चाहिए, तो वो होता है गर्भाशय ग्रीवा, योनि नहीं होती है, ठीक है। फिर होती है भग। मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग होता है। प्रसव के समय बच्चा बाहर कहां से आता है? तो भग से ही आता है, ठीक है। तो ये थी क्या कि जननांगों की जानकारी की नर जनन तंत्र का कौन से अंग होते हैं, मादा जनन तंत्र के कौन से अंग होते हैं। नर जनन तंत्र के प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, और मादा के कौन से प्राथमिक और द्वितीयक और सहायक लैंगिक अंग होते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफलता नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट है जो हमारा क्या है, वो है प्रजनन संबंधित शब्दावलियां, ठीक है ना। अभी हमारा क्या है कि प्रजनन से संबंधित शब्दावलियां भी हम अभी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मध्यकाल क्या होता है, मध्यचक्र क्या होता है, ड्राई पीरियड क्या होता है, और दूध काल क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, यौनारंभ क्या होता है। इसके अलावा जो भी शब्दावली है वो इसमें हम अभी पढ़ेंगे। प्रजनन संबंधी शब्दावलियां। सबसे पहले मध्यचक्र क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, यौन आरंभ क्या होता है जिसे प्यूबर्टी बोलते हैं, गर्भकाल क्या होता है, शांतताओं या साइलेंट हीट क्या होता है जिसे मूक मध्यकाल कहते हैं, या दूध काल क्या होता है जिसे शुष्क काल क्या होता है जिसे ड्राई पीरियड बोलते हैं, दूध सुखाने की विधियां कौन सी होती है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मध्यचक्र। क्या भाई, मध्यचक्र। और मध्यचक्र में क्या होता है, मध्यकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यही सही होना बहुत जरूरी है। हम आगे जब नस्लें पढ़ेंगे तो नस्लों में फिर यही आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, तो आप इसलिए यहीं पर समझ लो। मध्यचक्र क्या है भाई, मध्यचक्र दो मध्यकालों के बीच का समय, दो मध्यकालों के बीच का समय क्या होता है, मध्यचक्र होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो वह अवधि
वह अवधि जिसमें पशु में शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं होती है मध्यचक्र कहलाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। मध्यचक्र क्या होता है कि 2 मध्यकालों के बीच का समय, यानी कि आज मध्यकाल आया है और इसके बाद दूसरा मध्यकाल आएगा, इसके बीच का जो होता है इसे बोलते हैं मध्यचक्र। क्या बोलते हैं? मध्यचक्र बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि पशु में शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं होती है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है? तो है पूर्व मध्यकाल। सबसे पहले क्या है? पूर्व मध्यकाल। फिर है मध्यकाल क्या होता है, पश्चिम मध्यकाल क्या होता है, और द्वितीय मध्यकाल क्या होता है। ठीक है ना। तो पूर्व मध्यकाल कितने दिन का होता है? 2 दिन का होता है। कितने दिन का? 2 दिन का होता है। मध्यकाल कितने दिन का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पूर्व मध्यकाल 2 दिन का होता है, लेकिन मध्यकाल 24 घंटे का होता है और यही आगे जाकर 3 अवस्थाओं में विभाजित है। यही हम पढ़ेंगे। पश्चिम मध्यकाल जिसे बोलते हैं मेटा ईस्टर्स, ये कितना होता है? 4 दिन का होता है। फिर आता है द्वितीय मध्यकाल जिसे बोलते हैं डाई ईस्टर्स। क्या बोलते हैं? डाई ईस्टर्स बोलते हैं और ये 14 दिन का होता है। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है बता देता हूँ। एक तो बनता है कि मध्यकाल कितने समय का होता है? 24 घंटे का होता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लंबी अवधि कौन सी है? इसमें सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो डाई ईस्टर्स। कौन सी भी? डाई ईस्टर्स, जिसे क्या बोलते हैं? द्वितीय मध्यकाल कहते हैं। और कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। टोटल 21 दिन होते हैं। 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21। टोटल कितने हो गए भाई? 21 दिन। कितना हो गया? 21। तो सबसे लंबी कौन सी होती है? डाई ईस्टर्स होती है। 21 दिन में क्या होता है? अब ये 21 दिन एक बार यहां हुआ, अब 21 दिन के बाद यही दोबारा रिपीट होता है, इसे बोलते हैं मध्यचक्र। ठीक है ना। आज पहली बार जो पशु है वो हीट में आया है, इसके 21 दिन बाद फिर वापस ये हीट में आता है, इसे बोलते हैं मध्यचक्र। क्या बोलते हैं? मध्यचक्र बोलते हैं। सभी में अलग अलग होता है। गाय है, भैंस है, बकरी है, इनमें जो मध्यचक्र का काल होता है वो होता है 21 दिन का। भेड़ होता है, इसका यूनिक होता है और यही पूछा गया है, इसमें होता है 16 दिन का और ऊंट में होता है 10 दिन का। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या है? मध्यकाल। मध्यचक्र हमने पढ़ लिया ना कि मध्यचक्र में क्या होता है कि जैसे आज पशु हीट में आया है और इसके बाद दोबारा कब आएगा, यानी कि 21 दिन के बाद आएगा, उसे बोलते हैं मध्यचक्र। यानी कि पहले मध्यकाल और दूसरे मध्यकाल के बीच में जो भी टाइम होता है उसे बोलते हैं मध्यचक्र। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? पूर्व मध्यकाल, पश्चिम मध्यकाल और द्वितीय मध्यकाल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकाल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। मध्यकाल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी अवस्था में ही पशु को गर्भित कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? देखो, मध्यकाल क्या होता है? वह अवस्था जिसमें मादा पशु समागम, या इसे हम बोल सकते हैं संभोग, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? संभोग। मादा पशु समागम, संभोग, या इसे बोल सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्या बोल सकते हैं भी? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के क्या होती है? इच्छुक होती है। इसे ताव में आना या गर्मी में आना या पाली में आना कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी अवस्था में क्या कराया जाता है? पशु को गर्भित कराया जाता है। मध्यकाल की आगे 3 अवस्थाएं होती है। मध्यकाल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मध्यचक्र क्या होता है कि पहला मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल आता है, उसके बीच के समय को कहते हैं मध्यचक्र। मध्यकाल क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि पशु ताव या गर्मी या हीट में आता है और इसमें समागम, संभोग या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के इच्छुक होती है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्थाएं होती है और कौन सी अवस्था में पशु को गर्भित कराना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी 3 अवस्थाएं कौन सी है? अगेतीय अवस्था, नाम से पता चल रहा है, मध्य या स्थिर अवस्था, तीसरी है पश्च अवस्था। अगेतीय अवस्था वो क्या होती है? 0 से 8 घंटे के लिए होती है। ठीक है ना। 0 से 8 घंटे के लिए, यानी कि आज सुबह पशु है जो क्या हुआ भाई? मध्यकाल में आया। ठीक है ना। आज सुबह क्या हुआ? पशु है जो मध्यकाल में आया। आज सुबह क्या आया भाई? पशु मध्यकाल में आया। तो इसके 0 से 8 घंटे तक, 0 से, अब आपको पता है कि मध्यकाल कितने दिन का होता है? मध्यकाल 1 दिन का होता है, यानी कि 24 घंटे का होता है, 1 दिन का होता है। तो 0 से 8 घंटे तक अगेतीय अवस्था होती है। मध्य या स्थिर अवस्था क्या होती है? 8 से 18 घंटे। लेकिन याद रखना लगभग इसकी रेंज आती है 12 से 18 घंटा। ठीक है ना। ये याद रखना, 12 से 18 घंटे। पश्च अवस्था होती है वो 18 से 24 घंटे की होती है। पश्च अवस्था 18 से 24 घंटे की होती है। लेकिन याद रखना कि पशु को गर्भित कराने की सबसे उपयुक्त कौन सी अवस्था होती है मध्यकाल की? तो 12 से 18 घंटा। कौन सी? 12 से 18 घंटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्री एग्जाम लगा लो। क्या लगा लो बच्चों, इसको प्री एग्जाम लगा लो, यानी कि पेपर से पहले आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी इसको। मध्य या स्थिर अवस्था 12 से 18 घंटे की होती है, जिसमें पशु को गर्भित कराना चाहिए। निषेचित कराने का उपयुक्त समय होता है 12 से 18 घंटा, ठीक है ना। 8 से 18 पर रेंज 12 से 18 ही आती है। फिर मध्यकाल के लक्षण क्या होते हैं कि मध्यकाल क्या, यानी कि हमें कैसे पता चले कि ये जो पशु है ये मध्यकाल के लक्षण है, या हीट में आया हुआ है, या पाला में आया हुआ है, ठीक है ना। पशु का खाना पीना बंद कर देना, एकदम खाना पीना बंद नहीं करेगा कुछ, यानी कि आज इतना खा रहा था, हीट या मध्यकाल में आने के बाद वो इतना जो चारा है या खाना पीना नहीं करता है, यानी कि थोड़ा बहुत ही करता है, ठीक है ना। तो पशु का खाना पीना बंद कर देना। गाय का रंबाना, ठीक है ना, तो गाय का रंबाना जिसे हम क्या बोलते हैं, बेलोइंग, बेलोइंग, ठीक है ना, बेलोइंग। गाय का रंबाना शुरू हो जाता है। पशु का उत्पादन कम हो जाता है, पशु का जो उत्पादन है, जो दूध प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पशु का बेचैन होना और उत्तेजित हो जाना। पशु का बछड़े को पास नहीं आने देना, यानी कि ये जो बछड़ा है उसको पास नहीं आने देगा। फिर है पशु की योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलना, पशु की योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलना। मादा का गर्भाशय द्वार है वो खुला रहता है। और क्या होता है, ये याद रखना कि दूसरी मादा पशु पर चढ़ना, यानी कि एक मादा पशु दूसरी मादा पशु पर चढ़ती रहती है, उसे बोलते हैं माउंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, माउंटिंग। तो पूछ ले कि माउंटिंग का संबंध है, माउंटिंग का संबंध है, ठीक है ना, मध्यकाल से। माउंटिंग का संबंध है मध्यकाल के लक्षण से, ठीक है ना, मध्यकाल का लक्षण होता है। फिर होता है पॉलीइस्टर्स या बहुमत चक्र। वे पशु जो साल में कई बार हीट दर्शाते हैं, वे पशु जो साल में कई बार हीट दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीइस्टर्स या बहुमत चक्र। उदाहरण हो गया गाय, भैंस, बकरी, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सीजनली ईस्टर्स है, यानी कि कौन सा ऋतु मध चक्र है, और कौन सा, यानी कि कौन सा मौसमी मध चक्र है, और कौन सा बहुमत चक्र है। मौसमी मध चक्र वह होता है जिसमें पशु किसी न किसी एक ऋतु में ही हीट या पाला यानी गर्मी के लक्षण दिखाई देता है। जबकि बहुमत चक्र में क्या होता है कि पशु है जो हर 21 दिन के बाद, या हर जैसे 21 दिन आएगा मत चक्र आएगा, उसमें अपने लक्षण दिखाता है। तो बहुमत चक्र में कौन आता है, गाय आता है, भैंस आता है, बकरी आता है। लेकिन मौसमी मध चक्र में कौन आता है, भेड़ आती है, और वो ऊंट आता है, बिल्ली आता है, ठीक है ना। मौसमी मध चक्र इसे बोलते हैं सीजनली। इसको क्या बोलते हैं, सीजनली। इस प्रकार से लिख कर दे सकते हैं ना, सीजनली ईस्टर, सीजनली ईस्टर्स। इसमें क्या होता है, वे पशु जो किसी ऋतु या मौसम में ही हीट दर्शाते हैं, हीट दर्शाते हैं। ऊंट है, भेड़ है, बिल्ली है। तो भेड़ का मुख्यतः याद रखना, क्योंकि ये अलग है, गाय भैंस और बकरी से अलग क्या है, भेड़ है, और क्या है, ऊंट। तो ऊंट और भेड़ का याद रखना, ये क्या होते हैं भाई, सीजनली ईस्टर्स होते हैं। क्योंकि ऊंट है वो क्या होता है भाई, ऊंट है जो नवंबर से, ऊंट क्या होता है बच्चों, नवंबर से, ऊंट होता है वो नवंबर से मार्च में ही गर्भित कराए जाते हैं, ठीक है ना। मार्च से नवंबर तक इनकी है जो मध्यकाल के लक्षण प्रकट होते हैं। वह मादा पशु जो हमेशा ताव या हीट में रहते हैं, अब कई बार पूछ लिया जाता है कि वह मादा पशु जो हमेशा ताव या हीट में रहती है, उसे बोलते हैं निम्फोमेनिक। क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिक। वह मादा पशु जो सिर्फ ऋतु या मौसम में ही हीट दर्शाते हैं, उसे मौसमी मत चक्र कह देंगे, ठीक है। गाय के हीट में आने पर अधिक सक्रिय हार्मोन कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया कि गाय के हीट में आने पर सर्वाधिक सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। यौवन आरंभ या प्यूबर्टी क्या होती है, वह अवस्था जिसमें नर व मादा पशु के अंग क्या हो जाते हैं, क्रियात्मक हो जाते हैं, और अंडाणु का बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। फिर है गर्भकाल क्या होता है, यानी कि गेस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि किस पशु का कितना गर्भकाल होता है। किसी पशु के ज्ञाबिन होने से, यानी कि जब उसको हमने गर्भित कराया है, होने से बच्चा देने तक की जो अवधि होती है, यानी कि जब हमने उसे क्या करवाया भाई, गर्भित कराया, और जब वो बच्चा देगी तब तक का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, गर्भकाल कहते हैं। सबका अलग अलग होता है। कितना होता है, गाय का गर्भकाल का समय कितना होता है, 282 से 285 दिन होता है, ठीक है। भैंस का 305 से 310 दिन होता है। भेड़ का 147 दिन होता है।
बकरी का 151 दिन होता है या 150 दिन होता है, और ऊंट का 410 दिन का होता है। ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करें इसकी मध चक्कर की, ठीक है ना, मध चक्कर की, तो इसमें भी हम देख लेते हैं मध चक्कर किसका कितना होता है। भेड़ का 16 दिन का होता है, ऊंट का 10 दिन का होता है, बाकी गाय भैंस बकरी का 21 दिन का होता है। ठीक है ना, आगे भी हम और देख लेंगे। साइलेंट हीट या मूक मध्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, साइलेंट हीट या मूक मध्यकाल या मूक या मूद मध्यकाल जिसे कहते हैं, वह अवस्था जिसमें पशु हीट के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है उसे बोलते हैं साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी प्रकार से हमें पता नहीं चले, वह अवस्था जिसमें पशु हीट के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता है उसे बोलते हैं साइलेंट हीट। और पूछा जाता है निम्न में से कौन सा पशु साइलेंट हीट का उदाहरण है, तो कौन सा भी भैंस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट हीट या मूक मध्यकाल का कौन उदाहरण है, तो भैंस, क्योंकि भैंस में है जो हीट आते हैं या मध्यकाल के लक्षण आते हैं उसमें स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता है। ठीक है ना, फिर है दूध काल। फिर क्या भाई, दूध काल। ठीक है ना, पशु के ब्याने से दोबारा ब्याने तक के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, जिसमें पशु देता है उसे क्या बोलते हैं, दूध काल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दूध काल बोलते हैं। फिर आता है शुष्क काल, जिसे बोलते हैं ड्राई पीरियड। क्या बोलते हैं भाई, ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड क्या होता है, वह अवधि जिसमें गाभिन एवं दुधारू पशुओं का दूध सुखा दिया जाता है। देखो ड्राई पीरियड क्या होता है, सीधा बता देता हूं कि जैसे आज पशु गर्भित हो गया और उसके बाद उसने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद वो दूध देना स्टार्ट करता है, दूध देना स्टार्ट करता है। जब वो दोबारा ब्याने वाला होता है उससे 2 महीने पहले हम क्या कर देते हैं, दूध दोहन बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में उसके दूध से जो चरका चरका दूध निकलने लग जाता है और क्या होता है कि वो आगे भी दूध अच्छा दे, इसलिए हम क्या कर देते हैं भी उसके दूध को दोहन बंद कर देते हैं। उसे बोलते हैं ड्राई पीरियड या शुष्क काल। तो पूछ लिया जाता है कि ड्राई पीरियड का समय क्या होता है, 60 दिन होता है। क्या होता है, 60 दिन। ठीक है ना, उपयुक्त अवधि क्या होती है, 60 से 90 दिन। पूछ लिया जाता है कि शुष्क काल की अवधि क्या होती है, 60 से 90 दिन, यानी कि दोबारा ब्याने से 60 से 90 दिन पहले दूध दोहन बंद कर देते हैं, उसे ही शुष्क काल कहते हैं। और इसकी 60 या 90 दोनों दें तो 60 दिन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन अगर दें कि शुष्क काल के लिए उपयुक्त समय होता है 60, 90, 120, तो आप 60 ही करोगे, 60 ही सही होएगा। ठीक है, फिर आता है दूध सुखाने की विधियां, कि हम जो दूध दोहन बंद करते हैं वो किस प्रकार से बंद करते हैं। देखो एक तो होता है पूर्णतः बंद कर देना, यानी कि 2 महीने पहले एकदम बंद कर देना, हम एक दिन भी नहीं निकालेंगे। दूसरा होता है अनियमित दूध दोहन, जिसे बोलते हैं एकांतर, यानी कि आज निकाल लिया कल नहीं निकाल लेंगे, परसों निकाल लेंगे, 2 दिन निकाल लिया, इस प्रकार से इसे बोलते हैं अनियमित दूध दोहन। अपूर्ण दूध दोहन होता है आधा निकाल लिया आधा छोड़ दिया। फिर होता है आहार की मात्रा कम देना, यानी कि हम उसको आहार देना बंद कर देंगे, यानी अतिरिक्त जो आहार होता है उसको बंद कर देंगे या इसकी मात्रा कम कर देंगे, तो भी क्या होता है, दूध सुखाने की विधियों में आता है। फिर क्या आता है, पशुओं में ब्यान के बीच का समय। याद रखना कि पशुओं में एक ब्यान और दूसरे ब्यान के बीच में समय कितना होता है, तो गाय का जो ब्यात अंतराल होता है वो होता है 12 महीने का, और भैंस का जो ब्यात अंतराल है वो क्या होता है, 15 माह का होता है। याद रखना कि गाय का ब्यात का अंतराल कितना होता है, 12 महीना, और भैंस का कितना होता है, 15 महीने होता है। ठीक है, इसके बाद है कि नस्लें दी गई है, इसकी प्रजनन की आयु क्या होती है, मध्यकाल का कितने समय का होता है, और मध्य चक्र का कितना होता है। और ये जो सारणी है इसको लगा लो भाई प्री एग्जाम। क्या लगा लो, प्री एग्जाम, यानी कि एग्जाम से पहले पढ़कर जाना पड़ेगा, चाहे आप आईसीआर की तैयारी करो, जेट की तैयारी करो, सुपरवाइजर की तैयारी करो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करो, प्री पीजी की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, और इस सारणी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है। चाहे गाय देशी हो चाहे गाय विदेशी हो, दोनों में गर्भकाल का समय क्या होता है, 282 दिन का होता है। भैंस में गर्भकाल का समय 305 से 310 दिन का होता है। भेड़ में गर्भकाल का समय कितना होता है, 147 का होता है, और बकरी में कितना होता है, 151 दिन का होता है। और यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस सारणी में से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, कैसे दूर करेंगे। भेड़ में अक्षर कितने हैं, 2 है, बकरी में कितने हैं, 3 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 151। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रख लेंगे कि 151 है वो बकरी का गर्भकाल का समय है, और 147 है वो भेड़ के गर्भकाल का समय है।
फिर है ऊंट का सबसे सर्वाधिक होता है 395 से 410 दिन का गर्भकाल होता है। फिर है यौना आरंभ। फिर क्या भी यौना आरंभ जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है? पशु के शारीरिक क्रियात्मक जो अंग है वो सक्रिय होने लगते हैं, अंडाणु बनना प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। तो देसी गाय में क्या होता है? 24 माह। क्या होता है? 24 माह में। विदेशी गाय में 18 माह में। भैंस में 30 माह में, भैंस का याद रखना 30 माह में। भेड़ का 10 माह में, भेड़ का याद रखना 10 माह में। और बकरी का 12 माह में। और ऊंट में 36 से 42 माह में यौन आरंभ प्रारंभ होता है। तो इसमें हमने एक बार ये रह गई है ना कि गाय देसी है उसमें प्रथम प्रजनन आयु क्या होती है? तो वो होती है 36 से 40 माह, ठीक है ना। कि प्रथम बार जो गाय होती है उसको कब प्रथम बार प्रजनन कराना चाहिए? तो 36 से 40 माह। अब इसको साल भी दे सकता है, 12 या 36, तो 3 से 4 वर्ष में, ठीक है ना। 3 से 4 वर्ष में पहली बार इसको प्रजनन कराना चाहिए। किसको? गाय को। विदेशी गाय होती है उसको थोड़ी जल्दी हो जाती है, 24 से 30 माह। कब भाई? 24 से 30 माह। लेकिन याद रखना अगर आपको पूछ ले संकर गाय, अगर आपको पूछ ले संकर गाय तो उसमें लगभग 18 से 24 माह, ठीक है ना। उसमें 18 से 24 माह में, और ये पूछा गया है एमपीयूटी में, ठीक है ना, 18 से 24 माह में, ठीक है। तो देसी गाय को 36 से 40 माह यानी कि प्रथम बार प्रजनन आयु यानी प्रथम बार बच्चे देने की आयु क्या होती है? 3 से 4 साल होती है। इसमें 2 से 2.5 साल हो गई। भैंस की 3 से 4 साल होगी। भेड़ में 1 से 1.5 साल हो गया, है ना, 12 से 18 माह। बकरी में 15 से 19 माह में प्रथम बार। और ऊंट में 40 से 48 माह यानी 4 से 5 साल में प्रथम बार बच्चा देती है। मध्यकाल याद रखना कि गाय में मध्यकाल का समय कितना होता है? वैसे तो मध्यकाल 1 दिन का होता है, लेकिन गाय में 18 घंटे का होता है। और विदेशी गाय में 10 से 24 घंटे का होता है। भैंस में 12 से 36 घंटे का होता है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो 24 में 1 घंटा हो गया ना, तो 1 से 1.5 दिन, ठीक है ना। भेड़ में 24 से 36 घंटा, 24 से 36 घंटा हो गया ना। बकरी में 24 से 48 दिन, 24 से 48 घंटे, तो 1 से 2 दिन हो गया, है ना, 1 से 2 दिन। इस प्रकार से भी दे सकता है। और ऊंट में 3 से 5 दिन का मध्यकाल होता है, ठीक है ना। मध्यचक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी गाय में 21 दिन का मध्यचक्र होता है। विदेशी गाय में भी 21 दिन का होता है। भैंस में भी 21 दिन का होता है। भेड़ का याद रखना, भेड़ में मध्यचक्र का समय कितना होता है? 16 दिन। कितना होता है भाई? 16 दिन होते हैं। बकरी में 21 दिन का होता है। ऊंट में 10 दिन का होता है। ऊंट में 10 दिन का होता है। बाकी में 21 दिन है, लेकिन भेड़ में 16 है और ऊंट में 16 है। तो इतने हैं जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पशुओं में जननांगों से संबंधित जानकारी, तो वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इनमें मध्यकाल का समय क्या होता है, मध्यचक्र का समय क्या होता है, प्रजनन की आयु क्या होती है, गर्भकाल का समय क्या होता है, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो लास्ट में मोटिवेशनल क्या है? सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो सपना है उम्मीद करता हूं आप ये सपना बनाए रखोगे। तो इसी के साथ है जो हम आज की जो क्लास है वो पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा फिर से एक क्लास चलाएंगे उसी जोश से। तो थैंक यू दोस्तों।